चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। नया चैप्टर है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। इसका पीडीएफ आज शाम में भेज देंगे आप लोगों को। इसमें स्टार्टिंग में फ्रिक्शन के बारे में जानना है कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है। जब कोई भी बॉडी मूव करता है किसी सरफेस पे तो फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, किससे ये इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन में ये देख लेते हैं कि जैसे एक सरफेस है और इस सरफेस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कहता है वेन एवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, मतलब एक सरफेस पे और उस पर एक ब्लॉक मान लो मूव कर रहा है तो कहता है फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और कम्स टू प्ले विच एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस। उस सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक, एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो सिंपली मान लो एक सरफेस है, या हमने एक टेबल का ही सरफेस ले लिया और यहां पे ये अप्लाइड फोर्स, ये ब्लॉक है और ये अप्लाइड फोर्स पी एक्ट कर रहा है। जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो उस कंडीशन में एक टेंजेंशियली फोर्स एक्ट करेगा। ये ब्लॉक मूव करेगा, मोशन देखना, तो जो अप्लाइड फोर्स हम उसको सिंबल यूज कर रहे हैं पी, एफ की जगह पर पी, ब्लॉक को हम मूव करा रहे हैं। तो जैसे ये मूव किया तो देखो एकदम टेंजेंशियली एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट किया। तो इसको हम एक सिंपल मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल, एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये सरफेस हमारा रफ है और यहां पर एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा दिया पी। अब जैसे पी लगाओगे तो एक फोर्स एक्ट करेगा टेंजेंशियली टू द सरफेस। इसके कलर को बदल देते, इसके टेंजेंशियली, और ये फोर्स एफ एक्ट की और ये हमेशा देखो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है और अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन मतलब ब्लॉक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रिस्पेक्ट में उसको ये अपोज करता है। इसका मतलब ये एक तरह से रेसिस्टिव फोर्स है। अब रेसिस्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। आज नया चैप्टर स्टार्ट किया फ्रिक्शन। कहता है कि एक बॉडी किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ये सरफेस बनाया, या हम इसको फिर से डायग्राम बना देते हैं जिससे तुमको समझने में आसानी हो। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, अभी तक हम लॉज ऑफ मोशन में इस सरफेस पे कुछ दिखाई नहीं रहे थे, सिंपल एक सरफेस दिखाते थे। इसका मतलब वहां फ्रिक्शन नहीं था, वहां अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं था। यहां पर ये अपोज करने के लिए फोर्स लगेगा, तो ये हम रफनेस दिखा रहे हैं। अब ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा है, इस फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स पी कह रहे हैं। तो जैसे ब्लॉक मूव करेगा तो एक अपोज करेगा फोर्स और वो लगेगा टेंजेंशियल टू द सरफेस ऐसे। और टेंजेंशियली जब लगता है तो ये रिलेटिव मोशन को, मतलब क्या हुआ, सरफेस और ब्लॉक के बीच ये मोशन है उसको अपोज कर रहा है। दूसरी बात, जैसे मान लो कि हम यहां पर इस बोर्ड के ऊपर हम अपने फिंगर को या हाथ को रखें तो आपको फील हो रहा है कि सर का इतना पोर्शन कांटेक्ट में है ना।
लेकिन कांटेक्ट में देखो कितना आया, आपको फील हुआ ये पूरा सरफेस, लेकिन कौन सा कांटेक्ट में था, थंब का, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे फिंगर और ये हमारा पाम का पोर्शन, जबकि नजर ये आ रहा था पूरा एक सरफेस, तो इसका एरिया बड़ा, इसको कहते अपरेंट एरिया। ये जो आपको नजर आया वो अपरेंट एरिया था, और जो कि एक्चुअल कौन है, ये सारे एक्चुअल है। तो जो एक्चुअल एरिया था वो क्या हुआ, वो काफी कम रहा। अब देखने में तो लगा कि सर ने पूरा हाथ डाल दिया, तो अपरेंट एरिया ज्यादा है और एक्चुअल एरिया कम है। इसका मतलब ये एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ सरफेस के रफनेस पर, स्मूथनेस पे। यदि फ्लोर स्मूथ होता है तो हम लोगों को चलने में परेशानी होती है, आपने गौर किया होगा। जैसे टाइल्स में आप मान लो कि गीले पैर आते हो तो बहुत स्लिपरी होता है, दिक्कत होती है चलने में, ठीक है ना। तो वो चीज यहां पर बिल्कुल दिमाग में रखना कि यदि सरफेस रफ होगा तो चलना इजी होता है, स्मूथ होगा चलना डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स वीकर होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लार्जर होता है। अब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हमारा चलना भी डिफिकल्ट है। ये समझ में आ गया यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें अभी नोट नहीं करना, ये हम पीडीएफ भेज रहे हैं आज शाम तक में, तो ये सारा लैंग्वेज लिख लेना है एक बार, यहां लिखने में टाइम लगेगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, तो ये फ्रिक्शन को डिफाइन भी किया, तो ये अप्लाइड फोर्स और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो क्या लिखा हमने, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सा एरिया जो माइक्रोस्कोपिक, कलर बदल देते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अभी देखने में लगा भी अपरेंट बड़ा है, एक्चुअल तो काफी छोटा था। एंड रिलेटिव वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ डिपेंड करेगा, देखो लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ सरफेसेस, ठीक। इतना ही हम लोगों को दिमाग में रखना है। एंड दियर रफनेस और स्मूथनेस, जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में एनर्जी का लॉस भी तो हो रहा है, क्योंकि हम सरफेस का जो रफनेस है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अब जैसे देखोगे कि टायर में हवा कम और आप चलाते जाओगे तो टायर जल्दी हीट हो जाता है, क्यों, सरफेस रफ है। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हो, तो जितना ड्राइविंग फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए कम हवा में साइकिल चलाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर एयर लें आप, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो वही कहता है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हम यहां से यहां तक जाते हैं, इनिशियल टू फाइनल, एक चलने का रास्ता हमारा ये वन वे, सेकेंड वे ये और थर्ड वे ये, तीन तरीके से हम जा सकते हैं। तो तीनों का अमाउंट ऑफ वर्क अलग अलग होगा, क्यों, अलग अलग सरफेस होगा, वन सरफेस अलग, टू सरफेस अलग, थ्री सरफेस अलग, तीनों के लिए वर्क डन डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क वन सरफेस का, टू सरफेस का, थ्री सरफेस का, तीनों अनइक्वल,
इसलिए क्या लिखा, वर्क अगेंस्ट पाथ डिपेंडेंट, रास्ते पर निर्भर कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब जब ये प्रेजेंट होगा तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा। और जो एनर्जी का लॉस होगा किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। इसलिए जब आप टायर को यूज करोगे तो टायर गर्म हो जाएगा, आप चलते हो, हम चलते हैं तो शूज हीट हो जाता है, ठीक है ना, ये रीजन यही है। आगे समझ में आता? चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। अब यहां पर जैसे P0 लिखा है, क्या मीनिंग? हम यदि किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, इस टेबल पे माउस रखा हुआ है, इस पर कोई अप्लाइड फोर्स लग रहा है, रखा हुआ एज इट इज, इस पर तो कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो होगा। जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। मोबाइल रखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। अब मोबाइल को इसी सरफेस पे हम मूव करा दे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगेगा, माउस को मूव कराने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। इफ देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, नो फ्रिक्शन एक्ट्स। यदि किसी तरह का अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। अब यहां पर देख लीजिए, यही कहता है। तो ये जब सिचुएशन आएगा कि अप्लाइड फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स से काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अब काउंटर बैलेंस का मतलब समझो, मान लो यहां पर एक बुक रखा हुआ है और बुक पर अभी अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। अब अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं और हमने फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन मेजर कर लिया उसके रेफरेंस और स्मूथनेस से। अब यदि हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? जितना अप्लाइड है उतना ही अपोज करेगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड क्या था? ये P था। अब जैसे ही हमने यहां पर 5 न्यूटन रखा तो ये भी 5 न्यूटन ही अपोज करेगा। इसका मतलब एग्जैक्टली इन काउंटर बैलेंस कर रहा है। फिर 9 न्यूटन रखेंगे तो भी 9 न्यूटन ही एक्ट करेगा। तो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ ये सेल्फ एडजस्ट करता जाता है, और जैसे हम 10 न्यूटन रखेंगे और उससे ज्यादा तो बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट करेगा, जस्ट बिगिंस टू मूव। समझ में आ गया? इसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस किया है। वही क्या था? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which exactly in counterbalance the applied force during the stationary state। जब वो स्टेशनरी स्टेट में है तो अप्लाइड फोर्स को वो काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसी का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है। पॉइंट देख लीजिए क्या है? अप्लाइड फोर्स P, तो बॉडी यदि रेस्ट में होगा तो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस क्या किया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां अप्लाइड फोर्स को हम P भी लिख सकते, F भी लिखेंगे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब कहता है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, यदि रेस्ट में बॉडी है तो कोई पुलिंग फोर्स तो है नहीं, अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। क्लियर? आ गया समझ में? यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। अभी क्या बताया था कि सरफेस का 10 न्यूटन या 9 न्यूटन था या 10 न्यूटन था। जब तक वो 10 से लेसर है उतना बैलेंस करता जा रहा है। जैसे ही 10 न्यूटन उससे ज्यादा दोगे तो बॉडी मूव करने लगेगा। समझ में आ गया? वो सेल्फ एडजस्ट करता जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पार्ट हम आ जाएं जिसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब यह होता है कि जब बॉडी जस्ट मूव करने लगे, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक कितना था, 10 न्यूटन था प्रीवियस एग्जांपल, तो लिमिटिंग कितना होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब एक ऐसा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर जस्ट बिगिंस टू मूव और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है नॉर्मल रिएक्शन। जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मान लो कि ये पोडियम है, लाइटर वेट है, तो इसका नॉर्मल कम लग रहा है, एमजी के अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्टिंग है। लेकिन इसी की जगह पर हम आयरन का पोडियम बना दें जिसका वेट इसका 4 गुना हो जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो ज्यादा लगेगा, इसको उठाने ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक, या सरफेस पे मूव कराने में दिक्कत होगी। रीजन क्या है, नॉर्मल के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जितना ज्यादा उसका नॉर्मल उतना या जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो नॉर्मल डिपेंड कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट कहता है डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट है। अपोजिट मतलब टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, ये अप्लाइड फोर्स से गौर से देखिए। बॉडी मूव किया तो एक फोर्स एक्ट किया, बॉडी के मोशन में उस फ्रिक्शन का नाम अब क्या हो गया, अब मोशन में आ गया तो काइनेटिक। पहले बॉडी रेस्ट में स्टैटिक, जस्ट बिगिंस टू मूव लिमिटिंग, और जब बॉडी मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक। रिपीट कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट में स्टैटिक, जस्ट बिगिंस टू मूव लिमिटिंग, और बॉडी जब मोशन में आ जाए तो काइनेटिक। क्लियर? तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, जस्ट बॉडी मूव कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी हैज एक्चुअल रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, मतलब सरफेस, इज कॉल्ड डायनामिक और काइनेटिक। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स, यदि हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाए एफ को या पी को, तो उसी कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है या जो फोर्स लग रहा है अपोज कर रहा है उसके मोशन को, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि वेलोसिटी से वो इंडिपेंडेंट होता है। चलिए अब आ जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। जैसे हमने देखा साइकिल का रोटेशन होता है तो एक्सल है, बॉल बियरिंग सिस्टम है। कोई भी बॉडी को हम इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ दें तो एक रोल करता हुआ आता है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो भी तो मोशन में, तो उसका नाम हो गया रोलिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंक्लाइन सरफेस पे कोई बॉडी स्कीड करता हुआ आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइड करना। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप बन जाएंगे, एक का नाम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यही कहता है कि जब एक बॉडी स्लाइड करता है तो उसका नाम स्लाइडिंग है। जैसे एग्जांपल दिया कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पे जस्ट स्लाइड कर रहा है या इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। दूसरा हो गया रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, जहां बॉल बियरिंग सिस्टम होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। जैसे व्हील है, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड करता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाए, अब हम ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब गौर से देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स, वाई एक्सिस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट काउंटर बैलेंस करता जा रहा है। जितना अप्लाइड उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बढ़ते गए, एक
मैक्सिमम वैल्यू तक आ गए। ये रीजन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। अब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू ए पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी क्या आ गया? मोशन में। ये क्या कहलाएगा? काइनेटिक। अब गौर से देखो, इस लाइन को मिला दो और अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओ। एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है लेकिन वाई का वैल्यू वही है। इसका मतलब कार 120 की स्पीड पर आ गया। अब 140 कर दो, 190 कर दो, 200, 300, क्या हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रह गया। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आगे समझ में ग्राफ के नेचर से। तो सबसे ज्यादा किसका वैल्यू हो रहा है? लिमिटिंग का। ग्राफ देखो, सबसे ज्यादा ए पॉइंट, तो लिमिटिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या भाई? काइनेटिक, फिर उसके बाद स्टैटिक। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? एक ग्राफिकली देखो, एक एक पॉइंट को डील कर दिया। देखो एफ एस, एफ एल, एफ के लिख दिया। अब पहला पॉइंट पार्ट ओ एफ द कर्व क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डिपेंड कर अप्लाइड फोर्स पे, जस्ट काउंटर बैलेंस कर रहा है। ठीक। अब ए पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी बताया मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट पार्ट आ जाए, ए के बाद कहता है कि फ्रिक्शन डिक्रीज किया और बीसी पोर्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहा है तो ये बीसी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं कर रहा है विद अप्लाइड फोर्स। यदि अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ा भी रहे हो तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जितना भी आप अप्लाइड फोर्स रखोगे उसके अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? अब आ जाए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला क्या भाई? डायरेक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का किधर लगता है? टेंजेंशियली लगता है। ठीक, अपोज करता तो टेंजेंशियली लगता है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? टेंजेंशियली लिख दिया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? अभी जस्ट बताया, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किससे इंडिपेंडेंट? एरिया से। शुरू से बता रहे। तो जितना हमने पढ़ा उसका समरी ये है। हम सिर्फ याद दिमाग में रखे, स्टार्टिंग जब बॉडी रेस्ट में रहे, अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस करे, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग हो गया। बॉडी जब मोशन में आ गया काइनेटिक हो गए। काइनेटिक के दो टाइप बन गए, एक रोलिंग हो गया, एक स्लाइडिंग हो गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है? टेंजेंशियली लग रहा है। एरिया से इंडिपेंडेंट है, उसके रफनेस स्मूथनेस पर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली है। क्लियर? इतना तो दिमाग में आ गया। तो ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। और नेचर ऑफ सरफेस। अब यहां पर एफ एस का मतलब एफ एस स्टैटिक होगा और एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा? लिमिटिंग। इसलिए जब भी हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, तो ये एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है और इसको हम लोग लिमिटिंग भी लिखते हैं एफ एल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, और यहां पे एक कोफिशिएंट लगता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जब ये सिंपल एफ एस लिखा जाए तो हम इसको स्टैटिक समझेंगे, और एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाए, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाए तो ये बनेगा लिमिटिंग, या म्यू एस लिखते हैं, और फिर इसको एफ के लिखेंगे तो ये काइनेटिक हो जाएगा म्यू के एन। आगे समझ में? कितना समझ में आया बोलो, क्लियरली बताओ। ये छोड़ो,
पहले ये समझो कि जब सिंपल एफएस होगा तो क्या होगा, स्टैटिक। स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, लिमिटिंग। तो एफ एस को मैक्स लगा देंगे तो लिमिटिंग बन गया। एफ एस सिंपल रहेगा तो स्टैटिक, एफ एस में मैक्स लगा देंगे तो लिमिटिंग। और एफ एल भी लिख सकते हैं उसको, एफ एस मैक्स को एफ एल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। और एफ के को क्या लिखेंगे, काइनेटिक। स्टैटिक का सिंबल एफ एस हो गया ना, और एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग का हो गया, और एफ के क्या बन गया, काइनेटिक बन गया। आगे आप समझ में। और कोई डाउट, 100% क्लियर यहां तक। तो आज यहां तक सफिशिएंट है, थोड़ा सा 10-12 स्लाइड हो जाएगा और